जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मंगल अगर आपके अष्टम स्थान में विराजित हो तो भावानुसार किस तरह के फल विद्वानों ने बताए हैं। प्रायकर सब विद्वानों ने मंगल देव के अष्टम स्थान में प्लेस होने से कोई अच्छे फल नहीं बताए हैं, लेकिन बैद्यनाथ जी कहते हैं कि ऐसा इंसान सादे कपड़े पहनता है, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, और धनी लोगों में प्रमुख होता है। अब बाकी सब विद्वानों ने अच्छे नहीं बताए, चाहे आपके कल्याण वर्मा जी हो या मंत्रेश्वर महाराज हो, चाहे वरामीर जी हो, लेकिन बैद्यनाथ जी ने अच्छे फल बताए। तो उसकी भी चर्चा हम लोग आगे वाले पार्ट में करेंगे। अब मंगल, हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। कन्या लगन में मंगल खुद अष्टमेश है और तृतीयश है। तो उसके विषय में फिर शास्त्र क्या कहते हैं? उसके विषय में कहते हैं कि अष्टमेश अगर अष्टम में ही हो तो इंसान दीर्घायु होता है, लेकिन कुछ वाद विवाद या व्यर्थ में बिना मतलब में बोलने वाला और जुए सट्टे का शौकीन होता है। अष्टम स्थान जुआ सट्टा का भी है। और मंगल स्पीड का कारक है, शक्ति का कारक है, तेजी का कारक है। तो बिना सोचे विचारे कुछ भी ऐसा काम कर सकता है। अगर तृतीय आपके अष्टम स्थान में विराजित हो तो मनुष्य राज की सेवा में होता है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई न कोई काम या कोई सर्विस इनकी हो सकती है। ये सब बातें शास्त्रों के अनुसार है। अब हम लोग इसका कुछ अलग तरह से इसकी विवेचना करते हैं कि यहां पर बैठा हुआ मंगल, पहली बात तो अपनी नीच राशि पे चतुर्दृष्टि देता है। अब चतुर्दृष्टि अगर नीच राशि पे दे रहे तो मंगल तो वहां करेगा। आपकी राशि चाहे कोई भी हो, मंगल को उससे फर्क नहीं पड़ता, या किसी भी ग्रह को ये सब फर्क नहीं पड़ता है कि वो नीच राशि पे दृष्टि दे रहा है या ऊंच राशि पे दृष्टि दे रहा है। ये एक केवल सिंबॉलिक है, ऊंच और नीच। इसका कोई विशेष महत्व तब जरूर होता है जब नवमांश या अन्य वरक कुंडलियों में भी जाके वो गलत स्थान पे और नीच में ही रहे। ये प्रत्यक्ष दर्शन है आपकी कुंडली के योग, जो लग्न कुंडली से हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन इसको रिफाइन करने के लिए आपको विभिन्न तरह की कुंडलियों में जाना पड़ेगा, जिसमें चंद्र कुंडली मेन आती है, उसके बाद में नवमांश कुंडली का नंबर है। क्योंकि ज्योतिष में भौतिक शरीर का कारक आपकी चंद्र कुंडली है। अब ये हो सकता है ये अपवाद का विषय है आपके लिए, लेकिन तर्क के साथ हम रख रहे हैं ये बात, और बहुत बार बोला है हमने। पुराने जमाने में जो हमारा पीरियड था, जब हम जवान हुए थे और जिस समय हमको ज्योतिष में रुचि हुई थी, उस समय में मैथ्स के विद्वान गांवों में, देहातों में प्रायकर नहीं होते थे। तो फिर कुंडली कौन देखता था? शादी विवाह कैसे फिक्स होते थे? किस तरह से मेल मिलापक करते थे? तो उस समय के जो कर्मकांडी विद्वान थे वो कर्मकांड में पारंगत थे, और जो भी कर्मकांडी विद्वान कर्मकांड में पारंगत होगा, उसके नियमों को जानता होगा, वो कुछ न कुछ ज्योतिष का भी जानकारी रखेगा। ये उस समय की बातें हैं जिसको आप 30-40 साल पहले की बातें बोल सकते हैं, और उसके पहले जाए तो और भी ज्यादा वो कर्मकांड में और ज्यादा विद्वता उन लोगों को प्राप्त थी। तो उस समय में चंद्र कुंडली का अध्ययन करता था। एक टेवा होता था जिसको बोला जाता था कि समय नोट कर लो और उसको लिख लो, और उस समय को लेके जब पंडित जी के पास जाया जाता था तो पंडित जी आपकी लग्न कुंडली बनाने की मेहनत या तो वो करते नहीं थे, क्योंकि सब कुछ मैथ्स वगैरह निकालना बहुत दुस्साध्य कार्य था, उसमें समय लगता था। विभिन्न पुस्तकों का भी अध्ययन बार बार करना पड़ता था, गणित वाला जो चैप्टर है। और कुछ विद्वान गणित में इतने ज्यादा होशियार नहीं होते थे, तो वो क्या करते, आपकी चंद्र कुंडली बनाते थे, और चंद्र कुंडली के अनुसार जो वो फलादेश करते थे ना, अब चाहे वो कर्मकांड की वजह से उनकी वाणी सिद्ध थी, या उनकी दृष्टि अच्छी थी, अपने नैतिक कर्मों का दायित्व निभाने की वजह से, नित्य कर्मों को सही तरीके से, क्योंकि उस समय सब विद्वान जितने भी कर्मकांडी थे सब मां भगवती की आराधना करते थे। नियमित पूजा पाठ करना हो,
मंत्र जाप करना हो, गुरु मंत्र का जाप करना हो, वो सब करते थे। तो वो चंद्र कुंडली का अध्ययन इतना अच्छा था कि जो वो प्रिडिक्शन करते थे वो प्राय कर सबके साथ फिट होती थी। हमारे साथ भी हुआ ऐसा। चंद्र कुंडली के अनुसार कि चंद्रमा आपका जिस राशि या नक्षत्र में बैठा है उसी नक्षत्र के अनुसार आपका नक्षत्र बनता है। कि जैसे यहां पे मेष राशि है और मेष राशि पे मंगल बैठा है तो अश्विनी, भरणी या कृतिका में होगा। तो जिस भी नक्षत्र में वो प्लेस होगा उसी नक्षत्र के स्वामी अनुसार आपकी दशा या अंतरदशा या महादशा होती। अब महादशा जैसे कृतिका में बैठा है तो महादशा आ गई आपकी सूर्य की। अब अंतरदशा किसकी आई तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कृतिका में कितने अंशों पे विराजित है, मतलब उसकी महादशा कितनी आपकी निकल चुकी है जन्म के पहले, आपके गर्भ में आने के समय में ही, और कितनी अब आपको पृथ्वी पे आने के बाद में भोगनी है। वो उसके चरण के अनुसार, उसके अंश के अनुसार कैलकुलेट होता था। और उसी के बाद में आगे की यात्रा आपके भौतिक शरीर की चलती थी कि शादी विवाह करना है तो आपके नक्षत्रों का मेल मिलापक होता था, राशियों का भी होता था, स्थानों का प्लेसमेंट भी शादी विवाह में चंद्रमा के एक दूसरे की कुंडली के साथ देखा जाता है, आज भी देखा जाता है। उसके बाद में नवमांश कुंडली भी आपकी उसी के अनुसार बता सकते थे कि चंद्रमा की नवमांश कुंडली के अनुसार चंद्रमा आपका कौन से स्थान में प्लेस होगा, क्योंकि चंद्रमा का अंश उस समय में आपको आराम से पंचांग में लिखा हुआ मिलता था। और उसी की गणना के अनुसार वो लोग बिना कोई मैथ्स निकाले, क्योंकि सब ग्रहों का अंश वगैरह मिल जाता है, तो आपकी लग्न कुंडली के अनुसार उस अंश के समकक्ष ही कुछ जाके थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं आता था। अब संधि में किसी का जन्म हो गया तब एक अलग बात है, नहीं ज्यादा फर्क नहीं आता तो वो नवमांश कुंडली भी बना लेते थे, जबकि उनको गणित का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन पंचांग देख के वो बना लेते थे। उसी अनुसार बाकी के कार्य आपके चलते थे। इसलिए चंद्र कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भौतिक शरीर पे जितने भी सुख और दुख जो आने वाले हैं आपके, वो बताएगी प्रारब्ध अनुसार आपकी लग्न कुंडली, लेकिन आएंगे कब ये बताएगी चंद्र कुंडली। और पिन पॉइंट कि किस तरह से आएंगे ये नवमांश कुंडली बता देती है ऑलमोस्ट। और उसके बाद में अगर आप डेली देखना चाहते हैं और डेली के विषय में प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो आपके मस्तिष्क का साइज, मतलब मस्तिष्क में जितनी नसें हैं उनका एक्टिव का साइज आम आदमी से डबल होना पड़ेगा, नहीं तो इंसान पागल हो सकता है। ये कोई दूसरे के विषय में नहीं बोल रहे हैं, हम अपने विषय में बोल रहे हैं कि एक समय कुछ ऐसा भी आया था कि महीने भर तक हम खाना पीना भी भूल गए थे, जब इस विषय में ज्यादा गहराई तक घुसे और हमारा हालत जस्ट लाइक पागल जैसा हो गया था। दाढ़ी मूछों का बढ़ना, चूल का बाल का बढ़ना, न नहाना न रोटी खाना, और आगे बढ़ते जाना। और जब कुछ निकल के आया और उसके बाद में पता चलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि इसको मिटाने के लिए हमको इस तरह के कृत्य करने पड़ेंगे जो हम कर ही नहीं सकते। तब जाके बहुत समय बाद में जाके समझ में आया कि प्रारब्ध का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। तो आपको छूट क्या है? कर्मों की। चंद्र कुंडली यही बताती। उस समय के विद्वान बोलते थे बेटा ये ऐसे ऐसे काम मत करना जीवन में, और वो बात सही बोलते थे। आज अगर किसी को बोलो तो इस सोशल मीडिया की वजह से हर इंसान ज्ञानी हो रखा है। जब उसको बोलो कि आप सुबह जल्दी उठा करो तो जल्दी उठने से क्या होगा? हमारा तो ऐसे ही सूर्य छठे स्थान का स्वामी है तो हम सूर्य को बल क्यों दें? वाह भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास। जब इतना ज्ञान आपके पास है तो हमसे पूछ क्यों रहे? वो आगे की चीजें वो समझता नहीं है।
ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि सब ग्रहों का राजा सूर्य है। अब वो राजा आपके कहाँ बैठा है वो मतलब नहीं रखता। वो राजा है, चाहे कहीं भी बैठा हो, चाहे अष्टम में बैठा हो, चाहे षष्टम में बैठा हो, चाहे द्वादश में बैठा हो, वो राजा है। कहीं से बैठने से भी उसकी महानता कम नहीं होती है। और मंगल सेनापति है, उसको हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। आदेश किसका मानेगा? सपोज राजा रनिवास में बैठा है, रानियों के साथ बैठा हुआ है, भोग विलास में लिप्त है, और किसी देश ने आक्रमण कर दिया, संभालेगा कौन? सेनापति संभालेगा। किसका आदेश लेना है? राजा का। क्या करेगा अब वो? राजा तो रनिवास में बैठा है। सेनापति के पास वो पावर होती है, वो शक्ति होती है कि अचानक कोई तकलीफ आ गई तो वो रनिवास तक की अपनी यात्रा कर सकता था। और किसी के पास ये पावर नहीं थी, किसी को आज्ञा नहीं थी। गुरु, जैसे ज्योतिष में देव गुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक है, सुख समृद्धि के कारक है, उसको आज्ञा होती थी। वो राजा को आज्ञा दे सकता था, लेकिन सेनापति राजा को आज्ञा नहीं दे सकता, राजा का आदेश मान सकता है। तो वो आज्ञा लेने जाता था कि महाराज ऐसे ऐसे किसी ने आक्रमण कर दिया है, तो सेना को तैयार होने या युद्ध करने का आप आदेश दीजिए। तब राजा उस स्थान को त्यागता था, सप्तम स्थान को त्याग करके वो अपने सिंहासन पे आता है, लगन पे। तो सूर्य आपका कहीं भी विराजित हो, जब भी पीड़ा आएगी और सूर्य को आपने अच्छा कर रखा है, वो ऑटोमेटिक आपका भार, लगन का भार वो अपने ऊपर ले लेता है। अब ये ज्योतिष शास्त्र में तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये अगर आप वेद पुराणों का अध्ययन करें, अलग अलग टाइप के विद्वानों से जब आप बातें सुने, या गीता या रामचरितमानस का भी गहराई से थोड़ा अध्ययन करें, मनन करें, तब यह समझ में आता है कि जिसको परम पुरुष या परम पुंज या सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो धरती के लिए या ब्रह्मांड के लिए भी माना जाता है, उसको भगवान का स्वरूप हम लोग सूर्य भगवान में देखते हैं। तो जब उसकी आराधना करते हैं तो भगवान विश्व रूप की आराधना अपने आप होती है। तो जो सूर्य की नियमित आराधना करता है, उसके शरीर में ऐसे ही ओज की वृद्धि होती है, आंखों की रोशनी की वृद्धि होती है। बहुत से महापुरुष हमने अपने जीवन काल में देखे, हमारे ही बगल में ऐसे ऐसे भी वृद्ध पुरुष थे जो जब तक सूर्य उदय नहीं होता है वो जल ग्रहण नहीं करते थे। और कई कई बार ऐसा होता था, बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में कुहासे की वजह से, धुंध की वजह से कई कई दिन तक सूर्य का दर्शन ही नहीं होता था। वो पीरियड तो अभी नहीं है, लेकिन अपने जीवन में बचपन में हमने देखा हुआ है कि एक बार 7 न 8 दिन तक सूर्य का दर्शन नहीं हुआ था, कंटिन्यू बारिश हुई थी। तो उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया, इसलिए समाज और देश में उनका नाम भी था। आज भी उनका नाम जानते हैं लोग, सम्मान से लेते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे हम लोग, बच्चे लोग उनके अगल बगल में ही बैठे रहते थे, दादाजी कहानी सुनाइए। अब कौन पकड़ेगा कि उनका सूर्य कैसा था, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा सूर्य को अच्छा करके रखा था। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। मनुष्य जीवन केवल प्रारब्ध का भोग प्राप्त करने के लिए आपको प्राप्त नहीं हुआ है, आपको स्वतंत्र रूप से कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो कर्म को कौन सा करना है? गंदे आचरणों वाला करना है या धर्म के अनुसार आपको कर्म करना है? मतलब कर्म अच्छा वही माना जाता है जो धर्मानुसार हो, और उसका लाभ भी फिर आपको धर्मानुसार ही प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या वेद पुराण में आपको बहुत अलग से मिलती है। तब जब ज्योतिष को आप गहराई से समझेंगे, तब आपको वेद पुराण वाले जो अर्थ है वो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएंगे। इसलिए ज्योतिष को वेदों की आंख बोला जाता है। और जब तक ज्योतिष के ग्रह या उसके कारकत्व या उसके फल विशेष की कुछ विस्तृत रूप से आपको गहराई से जानकारी नहीं होगी,
तब तक बाकी के ग्रंथ भी आपको समझ में नहीं आएंगे। अष्टम स्थान में अपनी राशि पे विराजित मंगल देव यहां पे अचानक से धन लाभ की प्रवृत्ति आपके अंदर करेगा। नीचे के हिस्से में कुछ न कुछ रोग जरूर देगा, लेकिन वो भी अस्थायी, स्थायी नहीं देगा कि आया, कुछ न कुछ तकलीफ हुई या आपका छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गया। मंगल देव स्थायी आपको रोग कभी नहीं देता है, वो अस्थायी देता है, जिसमें नॉर्मल चोट हो सकती है, बड़ी चोट हो सकती है, उसके अंदर ब्लड निकल सकता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट के द्वारा वो ठीक होता है। लेकिन स्थायी वहां पे रोग रह जाए, ऐसा मंगल नहीं करता। स्थायी में ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटल ऐसा कोई काम हुआ और आदमी इस धरा को छोड़ के ही चला गया। आपको अचानक जो बालारिष्ट रोग योग जो बोला जाता है वो भी मंगल की वजह से ही आता है। तो अचानक छोटी उम्र में ही जाना पड़ सकता है, ये तो मंगल कर सकता है। लेकिन लंबे रोग जैसे डायबिटीज हो, कोई कैंसर हो, ये सब मंगल नहीं करता है। ये मंगल बाकी ग्रहों के साथ उसकी भूमिका निभा सकता है, लेकिन अकेला मंगल ऐसे रोग नहीं देता। अब यहां से इनकी सप्तम दृष्टि आपके दूसरे स्थान पे जाएगी, वाणी के संबंध में, धन के संबंध में, बोलने के संबंध में। बोलने में वाक्पटुता नहीं होती है, लेकिन धन वाले कार्य के लिए इनको क्या करना है यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि धनागम कैसे हो। ये बहुत ही डीपली उसके विषय में ये जानते हैं कि हमको धन कैसे कमाना है। ऐसे इंसान आप जैसे बोल सकते हैं चतुर होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि लाभ भाव पे भी इनकी चतुर दृष्टि जाती है। तो इस विषय में, धनी वाले विषय में जो भावानुसार लिखा गया है, हम यहां पर मंगल मेष राशि पे बैठा हुआ, हम इस विषय को एकदम सही मानते हैं कि धनी होता है ऐसा इंसान, और धन के द्वारा बहुत सी चीजें प्राप्त करता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंजूस भी होता है। अननेसेसरी धन का व्यय नहीं करेगा। अष्टम दृष्टि अपनी ही राशि पर तीसरे स्थान पे जाएगी, तो अपनी राशि को क्या खराब करेगा? जरूर करेगा। भाई बहनों से संबंधों को बिगाड़ेगा। तीसरे स्थान से संबंधित कुछ गुप्त रहस्य रहेंगे, जो चीजों का जनरली लोगों को पता नहीं चलने देगा। ये कुछ ऐसी बातें या ऐसे सोर्स इनके पास होंगे जो भाई बहनों के द्वारा हो सकता है, मित्रों के द्वारा हो सकता है, या इनके पराक्रम के द्वारा हो सकता है इनके पास, जो जब इनको जरूरत पड़ेगी उस सोर्स का ये यूज करेंगे। लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या कर दिया हमारे साथ। ऐसी दृष्टि, अपनी अष्टम दृष्टि अगर अपनी अष्टम राशि वृश्चिक पे जाती है, तो वो रहस्य से संबंधित कुछ गुप्त चीजें होती है, जो तांत्रिक अनुष्ठान, मांत्रिक अनुष्ठान भी हो सकते हैं, कि किसी के प्रति कोई कुछ पराक्रम करना है, कोई दुख दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, उसको कुछ ठीक करना है, तो ये वैसे कार्यों में भी निपुण हो सकते हैं, या इनके पास ऐसे सोर्स हो सकते हैं जिनके द्वारा ये कार्य करवा सकते हैं। तो अष्टम स्थान पे खासकर कन्या लगन वालों के लिए मंगल बहुत अच्छे फल प्रदान करवाता है। अब इस पाठ को आप किस तरह से समझेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन अभ्यास में जब जाएंगे, डीप रिसर्च में जब जाएंगे, तो यह सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। ज्योतिष में हमेशा आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा कि जब तक कोई भी ग्रह पे कोई क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है और वो अपनी राशि पे विराजित है, वो संपूर्ण फल देने के लिए वो पूरी तरह उत्तरदायी है, वो देगा आपको। हाँ, किसी ग्रह से युति हो गई, किसी ग्रह की दृष्टि आ गई, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये फल अब किस तरह से ये मैनेज करेगा, किस तरह से आपके साथ बिहेव करेगा और कौन से समय में करेगा।
क्योंकि हर समय तो ये, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, चोट चपेट आई, तो हर समय तो करेगा नहीं। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, वो समय आता है जो दशा, महादशा, अंतरदशा और गोचर वश आपको बाकी ग्रहों के मेल मिलाप की वजह से ये सब जो समय आता है वो समझ में आता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।